कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र ने एक किसान मेले का आयोजन किया। इस किसान मेले की रेडियो रिपोर्ट सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका विषय था फसल अवशेष प्रबंधन। यह मेला गांव डाडलो, जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। इस मेले में मुख्य अतिथि प्रोफेसर BR कंबोज थे। मुख्य अतिथि और किसानों का स्वागत करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के मुखिया डॉक्टर प्रद्युम्न भटनागर ने कहा, निदेशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर बनवान सिंह, मेले में पहुंचे किसान भाई, मातृशक्ति, विभिन्न कंपनियों के अधिकारीगण एवं श्री हरबीर सिंह, गांव डाडलो एवं सरसा से विशेष रूप से पधारे हमारे एक विशिष्ट अतिथि माननीय मुकेश कंबोज जी, आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। बहुत ही कम समय में विश्वविद्यालय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले, विश्वविद्यालय को नई गति व दिशा निर्देशों से आगे बढ़ाने वाले प्रोफेसर BR कंबोज का हार्दिक अभिनंदन है। इस मौके पर प्रोफेसर BR कंबोज, माननीय मुख्य अतिथि और कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने संबोधन करते हुए किसानों को कहा, आज हम ये जो किसान मेला फसल अवशेष प्रबंधन पर रखा गया है और इस अवसर पर जो खेती की नई तकनीकें हैं वो सभी किसान भाइयों के साथ, बहनों के साथ साझा की गई हैं, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी तकनीक, कोई नया बीज, नई तकनीक, नई विधि, नई मशीन या अन्य कोई भी शोध है जो विश्वविद्यालय के स्तर पर किया गया है, उसको अपने विस्तार शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। और उसी कड़ी में आज का ये किसान मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये मेला हमारे एक बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, हरबीर सिंह जी हैं, गांव डाडलू के हैं रहने वाले। तो गांव डाडलू में हरबीर सिंह जी के फार्म पर आज ये मेला आयोजित किया गया है, ताकि किसान स्वयं देखकर हम किस प्रकार से अपनी जो नर्सरी है सब्जियों की वो उगा सकते हैं, ऐसा प्रयास यहाँ पे किया गया है। और एक बहुत ही अच्छे कुछ इन्होंने IT के माध्यम से स्वयं से कुछ शोध किए हैं, जैसे कि हम एक पॉली हाउस में किस प्रकार से तापमान को केवल सूर्य की रोशनी से बरकरार रख सकते हैं और उसमें खर्च भी काफी कम लगा है, ऐसा शोध किया है। इसी प्रकार से खुले में जो नर्सरी हम तैयार करते हैं, जिसमें न कोई रोग हो और वो समय पे तैयार की जा सके, उस तकनीक को ऐजाद किया है। और जैसा कि बताया गया, इसमें सबसे जो खास बात है कि आपको भरी गर्मी में भी बिना किसी पानी के प्रयोग से, केवल जो वातावरण से ओस या बारिश का पानी गिरता है उसी के माध्यम से उस नर्सरी को हम अपने खेत में उगा सकते हैं। ऐसी तकनीक इन्होंने
यहाँ पे किसानों को दिखाई है। मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई इस तरह की तकनीकों को भी अपनाएं और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी आज के दिन जो मुख्य कार्य किया गया है कि जो इस तरह के हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जिनके पास नया कोई भी इनोवेशन है, नया कोई भी आइडिया है, उसके माध्यम से हम उसको अपने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से जोड़ते हैं ताकि उसके आइडिया को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित किया जा सके। और उसके लिए यदि उसको प्रयोगशाला की आवश्यकता है वो भी दी जाती है, धन की आवश्यकता है उसको बैंक से जोड़ा जाता है, उसको पैकेजिंग और ब्रांडिंग की आवश्यकता है उसके बारे में बताया जाता है। यदि उसका शोध पेटेंट होने लायक है उसकी पेटेंटिंग की सुविधा भी वहाँ पे दी जाती है, तो उसको मार्केटिंग के लिए मार्केट से भी जोड़ा जाता है। और हमने कुछ अपनी प्रोडक्शन लाइन भी तैयार की है, चाहे वो मधुमक्खी पालन की है, चाहे वो बेकरी की है, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर तैयार करने की है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की है, प्रोसेसिंग की है। उसको हम उसी उद्यमी को पब्लिक प्राइवेट मोड पर देते हुए उसका व्यवसाय शुरू करने से पहले उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको मार्केटिंग के बारे में बताना, उसको इन सब विषयों के बारे में हम प्रेरित करते हुए बाद में ताकि उसको अपना व्यवसाय वो लगा सके और वो उद्यमी जो है वो रोजगार देने वाला हो, रोजगार मांगने वाला ना हो। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी दिशा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कृषि मंत्री जी के द्वारा विश्वविद्यालय को ये भी कहा गया है कि हम उनको क्वालिटी का बीज दें और उसके लिए हम टिश्यू कल्चर विधि से जितने भी हमारे औषधीय पौधे हैं, हमारा केले के पौधे हैं, गन्ने के पौधे हैं, उनको भी इस विधि के द्वारा तैयार करके हमको किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। और आगामी सीजन में हम लगभग 5 लाख पौधे किसान भाइयों को टिश्यू कल्चर विधि से तैयार करके देंगे और उसके लिए हमें कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाने की जो अनुमति है वो हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है। इसी दिशा में डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन का कॉलेज भी खोला गया है और उस दिशा में जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, गांव में तालाब है, उनकी क्वालिटी को चेक करते हुए किस प्रकार का उनको बीज चाहिए, क्वालिटी का बीज और कितनी मात्रा में देना है ताकि हमारी मछलियों का अच्छे से ग्रोथ हो, ऐसा शोध हम कर रहे हैं। वहाँ पे शिक्षार्थी भी हैं और साथ में हम किसानों की जो मछली से संबंधित समस्याएं हैं उन पे भी शोध करके उसको किसानों तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसी दिशा के अंदर हमारी सरकार के द्वारा एक एग्री बिजनेस जो मैनेजमेंट का संस्थान है वो गुरुग्राम में खोला गया है ताकि हम अपने जो भी उद्यमी हैं कृषि से जुड़े हुए उनको मैनेजमेंट के बारे में भी बता सके ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से हम चाहे पठन पाठन है, चाहे शोध है, चाहे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात है, इन सब विषयों पे विश्वविद्यालय प्रयासरत है ताकि हम अपने यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन दे सके, अच्छे शोधार्थी पैदा कर सके जो कि अंत में जाकर हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले समाज के हर वर्ग को शिक्षित करते हुए उसकी आय को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस प्रयास के साथ विश्वविद्यालय प्रयासरत है ताकि हमारे किसानों उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो और वो अपने राज्य के और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। इसी आशा के साथ, इसी लक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। इसी के लिए आज का ये किसान मेला आयोजित किया गया। मैं हमारे यहाँ के प्रगतिशील किसान जो कि हरबीर सिंह जी का, हमारे कृषि शिक्षा निदेशालय का, कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बहुत उनको साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें काफी संख्या में हमारी महिला किसानों ने और किसान भाइयों ने भाग लिया। धन्यवाद। मुख्य अतिथि और सभी किसानों के धन्यवाद के साथ ही इस किसान मेले का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये सुनिए आपने रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं भाइयों और चर्चा करें कि आमदनी किसान की किस तरीके से बढ़े। इस बारे में सरकार भी चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं और चिंता वाजिब भी है। लेकिन उसके लिए जब वैज्ञानिक हमें जो सलाह दें
उनकी सलाह के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो हमने फ़ायदा ज़रूर होगा, हमारी आमदनी ज़रूर बढ़ेगी। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई हम फसल विविधीकरण की तरफ आवें। जो हम लगाते ही आ रहे हैं गेहूं धान इस तरह की एक ही तरह की जो हम जीनस की खेती कर रहे हैं, उनसे हमें फ़ायदा कम हो रहा है। और अगर हम एक तो हमारा उत्पादन का खर्चा घटा सकें और दूसरा हम अलग अलग फसलें उगा सकें। तो अलग अलग फसलें उगाने में आप फूल का उत्पादन भी कर सकते हैं। फूलों का उत्पादन अधिक आय का साधन बन सकता है। फूलों की खेती निश्चित रूप से हमें सभी फसलों की बजाय अधिक आय देने वाली, कम परेशानी वाली और देश विदेश में नाम और गौरव तक भी प्रदान करती है। अगर हम बात करें फूलों की, भाई कौन सी खेती करी जाए, किस फूल की खेती करें, तो फूल गुलाब का भी है, ग्लेडियोलस है, कार्नेशन है, जरबेरा है, गेंदा है। ये सारी की सारी जो फूलों की किस्में हैं ये ज़्यादा आय दे सकती हैं। अगर हम बात करें गुलाब की, तो गुलाब को पुष्पराज या फूलों के राजा की उपाधि दी गई है और गृह वाटिका को गुलाब के बिना पूरा भी नहीं माना जाता। तो गुलाब के फूलों का उपयोग फूलदान में लगा के घरों को सजाने, माला बनाने, बुक्के बनाने और फूलों की पंखुड़ियों का प्रयोग गुलकंद, इत्र, गुलाब जल इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके कटे फूलों की देश विदेश में बहुत मांग है और इसके फूलों का निर्यात करके किसान भाई विदेशी मुद्रा तक भी कमा सकते हैं। तो बात करें गुलाब की किस्मों की, लगभग 2500 से भी ज़्यादा किस्में हैं गुलाब की और इनमें से लगभग 500 किस्में भारत ने विकसित करी हैं। और गुलाब की किस्मों को विभिन्न आधार पर, जैसे रंगों के आधार पर, खुशबू के आधार पर, गमले में लगाने वाली किस्में, कटे फूलों वाली किस्में, इस तरीके से बांटा गया है। इसकी खुशबूदार किस्मों की अगर बात करें तो उसमें नूर जहां, रानी साहिबा, एफिल टावर, सुगंधा, ओकलाहोमा, काला गुलाब, चारुगंधा, क्रिस्मन ग्लोरी ये प्रमुख है। और कटे फूलों वाली किस्मों में सोनिया मिलैंड, पैसाडीना, सुपरस्टार, मॉन्ट्रल पर्सिडीज, अर्जुन रक्तगंधा, मदर टेरेसा, क्वीन एलिजाबेथ, गोल्डन टाइम्स और रेड ससिक्स प्रमुख हैं। तो ये जो किस्में हैं गुलाब की, ये हम लगा सकते हैं और इन किस्मों के बारे में जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं वो भी सुझाव देते हैं। विश्वविद्यालय की भी अनुशंसा है। तो अगर हम बात करें कि वर्ग हाइब्रिड परपिचुअल, ये जो किस्म है ये डेमेस्क और चीनी किस्मों के संकरण से तैयार हुए इस वर्ग के फूल बड़े तेज सुगंध वाले होते हैं, लंबे पौधे होते हैं। मिसेज जानलैंड, पाल, निरोल इसकी प्रमुख किस्में हैं। अगर हम बात करें वर्ग टी गुलाब की, तो इस वर्ग के पौधे अधिक फूलते हैं और फूल में अच्छी सुगंध होती है और ये शीत के प्रति भी सुग्राही हैं, यानी ठंड में भी ये अच्छी तरीके से हो जाते हैं। मैडम फाल्काट और मॉली शर्मन क्राफोर्ड इसकी अच्छी किस्में मानी गई हैं। अब हम बात करें वर्ग हाइब्रिड टी की, तो ये आम तौर पे हाइब्रिड, परपिचुअल और गुलाबों के बीच संकरण द्वारा पैदा करी जाती हैं किस्में। बड़े आकार के फूलों वाले बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है और इसमें बाद में विभिन्न हाइब्रिड टी किस्मों के बीच आपसी संकरण के फलस्वरूप नई किस्में भी विकसित की गई हैं। मदर टेरेसा, सोनिया, सुपरस्टार, क्रिसमस ग्लोरी, सुगंधा और भीम इसकी मुख्य किस्में हैं। अब हम बात करें वर्ग फ्लोरीबंडा इस वर्ग की, तो ये मूलतः हाइब्रिड टी और पोलियंथा के बीच संकरण द्वारा विकसित करी गई किस्में हैं। हाइब्रिड टी के स्वरूप और पोलियंथा के अधिक फूलने के गुणों का इसमें समावेश पाया गया है। इस वर्ग के फूल कम सुगंधित होते हैं। पिंक परफेक्ट, चंद्रमा, बंजारण, आइस वर्ग, समर स्नो, लहर, लुटिन इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। अब बात करें हम वर्ग पोलियंथा की, तो इस वर्ग में जो पौधे हैं छोटे आकार के, फूलों में काफ़ी बड़े गुच्छे लगते हैं। इसके पौधे भी बोने आकार के होते हैं और ये कई महीनों तक फूलते हैं। बेबी फोरेक्स, इको, स्वाति इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। वर्ग मिंचर की बात करें तो ये गमलों में उगाने वाली छोटी किनारी बनाने के लिए उपयुक्त है।
छोटे पौधे, छोटी पत्तियां और फूलों वाला ये लोकप्रिय वर्ग है। गोल्ड स्टार, डोन और क्रीकरी इसकी मुख्य किस्में हैं। भाइयों, आपको जान के हैरानी होगी और आपने देखा तो जरूर होगा कहीं ना कहीं कि वर्ग लता गुलाब, ये गुलाब की लता की तरह से फैलते हैं ये पौधा, और इसमें फूल गुच्छों में आते हैं, कई महीनों तक फूलते रहते हैं और चार दीवारी पे पार गोड़ा में सुंदरता के लिए इनको लगाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितने सारे फूलों की हम खेती करके और हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर बात यह है कि भाई फूलों की खेती करनी है तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि भाई पहली बात तो हम किस्म का चुनाव करें, दूसरी बात हम उस किस्म के पौधों को भाई कहाँ से लें, उसके लिए आपको नर्सरी में जाना पड़ेगा या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मिलना पड़ेगा या कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा या उद्यान विकास जो विभाग है उनके अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। जब चुनाव हो गया तो फिर बात आती है कि खादों की और उर्वरकों की। तो गुलाब के पौधों की पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करना बड़ी ज़रूरी बात है। यदि पौधे को अधिक मात्रा में खाद दी जाती है तो उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी और फूलों की संख्या कम लगेगी, और यदि कम मात्रा में पोषक तत्व देंगे तो पौधे का समुचित विकास नहीं होने का। तो इसलिए गुलाब में उचित मात्रा और उचित समय पे खाद और उर्वरकों का हमने इस्तेमाल करना है। पूर्ण विकसित पौधे के लिए 10 किलो गली सड़ी गोबर की खाद पौधे के चारों ओर खुदाई करके डालनी चाहिए। 75 ग्राम यूरिया, 125 ग्राम सुपर फास्फेट, 35 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे की ये खुराक है। और ये जो खुराक है ये हमने जो पौधे का मुख्य तना है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे चारों तरफ डालनी है। गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध ना हो तो वर्मी कंपोस्ट को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और नहीं तो फिर मूंगफली की खड़ी 5 किलोग्राम, अड्डी का चूरा 5 किलो, अमोनिया फास्फेट 2 किलो, पोटासियम सल्फेट 1 किलो का मिश्रण बना के और 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा हमने मिट्टी में मिला देना चाहिए। तो फूलों का अच्छा और बड़ा आकार लेने के लिए सुपर फास्फेट कलियां निकलते समय डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें पर्णीय छिड़काव की, तो गुलाब के लिए आवश्यक पोषक तत्व पत्तियों द्वारा भी दिया जा सकता है। इसके लिए आप क्या करें, 30 ग्राम यूरिया, अमोनियम सल्फेट 30 ग्राम, पोटेशियम फास्फेट 30 ग्राम, ये मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना लें, फिर पत्तों पर छिड़काव करें। इसे हर हफ्ते दोहराया जा सकता है, परंतु छिड़काव पत्तियां निकलने के बाद ही करना है। जब पौधे पे फूलों की संख्या अच्छी हो उस समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। अब बात करें पोषक तत्वों के छिड़काव की, तो जो खाद हैं और उर्वरक हैं इनके प्रयोग के बाद भी कई बार पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे दिखाते हैं। इनमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, लोहा और बोरान ये प्रमुख हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मैग्नीशियम सल्फेट 7 ग्राम, फेरस सल्फेट 7 ग्राम, बोरेक्स 3.5 ग्राम, ये मिलाकर इनको मिला लें और इसमें से 7 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिला के प्रत्येक 2 से 3 महीने के बाद हमने छिड़काव कर देना चाहिए। अब बात करें खाद और उर्वरक देने का समय की, तो खाद और उर्वरक देने से पहले तो एक तो सितंबर के दूसरे पखवाड़े में पौधों को पानी देना बंद कर देना चाहिए जिससे कि भूमि सूख जाए, और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में कटाई छटाई के बाद गुलाब के तने के चारों ओर मिट्टी को 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक 45 सेंटीमीटर की गुड़ाई खुदाई कर निकाल लें और पौधों को 4 से 5 दिन के लिए ऐसे खुला छोड़ कर रखें। इसके बाद फिर हमने ये खादों का और उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तो ये बात आई ना कि किस समय देना चाहिए, तो ये सही समय है पौधों में खाद और उर्वरकों को डालने का। अब बात आई सिंचाई की, तो गुलाब के स्वस्थ फूल लेने के लिए नियमित रूप से सिंचाई करना बड़ा ज़रूरी है। गुलाब की सिंचाई मिट्टी को गीला करना नहीं बल्कि नम करना है। ये बात ध्यान से समझने की है। इस बात को दोबारा दोहरा दें हम कि गुलाब की सिंचाई मिट्टी को गीला करना नहीं बल्कि उसमें नमी बना के रखना है। तो गुलाब को ग्रीष्म काल में प्रतिदिन और शरद ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतर पे
और बरसात की ऋतु में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बरसात का लंबा अंतराल होने पर सिंचाई जरूर करें। मान ली बरसात नहीं हुई तो फिर हमने पानी देना पड़ेगा। तो जब पौधों की प्रूनिंग करी जावे तो उस समय पौधों को आराम देने के लिए ही सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। बात आई कि भी कितना फ़ायदा होगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। गुलाब की खेती जब आप करेंगे तो इसका जो फ़ायदा है वो लाखों में होता है। तो ये थी हमारी चर्चा कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हम फूलों की खेती करें, फूलों की खेती करने के बारे में सोचें। अब आपका कराते हैं मनोरंजन, आइए सुनते हैं ये रागनी। रे ब्याली बहू ने रे लेके चला जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे 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 ब्याली बहू ने लेके चला रे जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे 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 रे। बहू ब्याली की सुरती भर में दोनों की लगन लगी सही हर में दोनों की लगन लगी सही हर में जैसे समंदर में चंदा खिला सब हूरे मानती लाज रूप का किसा चोरे सेठानी पर रे 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 रे। दोनों की नजर मिले थी ऐसे और दोनों बात करने लगे ऐसे रे दोनों बात करने लगे ऐसे जैसे अंबर में करके कला झगड़े रहे दो बाज तीसरी एक जाने बिरानी पर रे 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 रे। का गोरा गोरा गात और जो के लगे थे पवन के साथ जो के लगे थे पवन के साथ एर कौन बात
जो होना भला जब ईश्वर सारे काज दया करो जोड़ी यानी पर रे 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 रे। तो इस रागनी के बाद भाइयों आपके फायदे के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करी है। देश की अनेक योजनाओं में से ये योजना ऐसी है कि जिसकी शुरुआत भारतवर्ष में 2015 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ। इस योजना में देश के किसानों की भूमि की मिट्टी की जांच करके उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करके और उसके अनुसार किसान को सलाह दी जाती है कि आप इस खेत में ये फसल पैदा करो जिससे कि किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। तो इस योजना से जुड़ने के लिए आपको चाहिए कि आप जिला के जो कृषि विभाग है उनके अधिकारियों से मिलें या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मिलें और इस योजना का फ़ायदा उठावें। दूसरी बात यह कि आज मौसम की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। कल उम्मीद ये है कि कल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 5 से भी घट के 4 डिग्री सेल्सियस आने की संभावना है। कल के किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम जानकारी लेकर के हाजिर होंगे वो तो एक तो चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे, दूसरी हमारी चर्चा रहेगी जैविक खेती का कृषि में महत्व विषय पे। भाइयों एक और बात कि जो प्राकृतिक खेती है वो आज हमारी ज़रूरत इसलिए भी है मिट्टी की सेहत सुधरे और इंसानियत की सेहत सुधरे। प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हीं पुराने साधनों पे आ जाएं कि हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करा करते थे, लेकिन आज जो गोबर थोड़े से गोबर से ही हम किस तरीके से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं इस बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप जिला के कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलें या वहाँ जा कर के और पूरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण मुफ्त सरकार दे रही है उसका फ़ायदा उठाएं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।